नेपाल के नेपालगंज इलाके में इस समय हम मौजूद हैं और जिस तरीके से 2 दिनों पहले प्रदर्शनकारियों ने ज़बरदस्त तरीके से उत्पात मचाया था, ज़बरदस्त तरीके से आगजनी हुई थी, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि नेपाल में शांति व्यवस्था दिखाई पड़ रही है और अंतरिम सरकार के गठन को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर के भी एक शांति की जो वजह है वो सामने आ रही है। हम इस समय नेपालगंज के बॉर्डर पे मौजूद हैं और अगर आप सीधे देखेंगे तो नेपालगंज बॉर्डर में भी आपको शांति नज़र आएगी। नेपाली आर्मी जो है, इसके अलावा नेपाल के जो आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग हैं वो मौके पर ही खड़े हुए हैं। हालांकि जो गेट्स हैं उन गेट्स को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से जो कर्फ्यू की स्थिति है उसमें कुछ ना कुछ ढील ज़रूर दी गई है। लोग जो आ सकते हैं, जिन्हें इंडिया आना है, जिनके पास कोई वैलिड रीज़न है, या जो लोग नेपाल जाना चाहते हैं जिनके पास वैलिड रीज़न है, वहाँ के डॉक्यूमेंट हैं, आईडीज़ है, उनको पहचान पत्र देख करके फ़िलहाल छोड़ा जा रहा है। लेकिन बॉर्डर की स्थिति की बात किया जाए तो देखिए, लोग रोज़मर्रा का जो सामान होते हैं जिसमें आलू है, सब्जी है, साग है, वो सब फिलहाल लेकर के जा रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था दोबारा एक बार स्थापित हो सके। भैया, अंदर सब्जी वगैरह की भी समस्या चल रही है क्या? नहीं, समस्या है। कहाँ रहते हैं आप लोग? नेपालगंज में महंगाई स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्या? उधर जो कच्चा सब्जी था वो बहुत महंगा बेच रहे हैं, तो इसलिए इधर आए थे तो सोचे आलू प्याज लेते थे। अभी क्या स्थिति है, शांति है कि नहीं है? अभी तो है, मगर फिर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बवाल माहौल शांत है, बवाल नहीं है, लेकिन आदमी अभी डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा है। जो सरकार पहले थी, क्या उससे आप लोगों को भी नाराजगी है? बहुत नाराजगी थी सर, वो एकदम चोर था, वो इतने लोगों को मरवा दिया, इतना अच्छा हो गया सर। वो सरकार है। तो क्या क्या लिया है अभी आपने साग सब्जी में? सर इसमें तेल है, थोड़ा नमकीन है घर का, ये थोड़ा बर्तन है और आलू प्याज है। तो लोग जो रोज़मर्रा का सामान है नेपालगंज में रहते हैं वो फिलहाल इंडिया भी आते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ उनका एक पुराना रिश्ता है और मित्र देश होने के नाते जो आवागमन है इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया, वो लगातार यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके के हालात 2 दिन पहले थे, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, उसको देखते हुए ज़बरदस्त तरीके से सिक्योरिटी बिल्डअप किया गया है। जो 48 घंटे तक नेपाल जलता रहा, तबाह होता रहा। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज अंतरिम सरकार के गठन को लेकर है। नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अंतरिम सरकार के मुखिया के रेस में 4 नाम थे। पहला नाम पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का, दूसरा नाम काठमांडू के मेयर बालिन शाह का, तीसरा नाम पूर्व क्रिकेटर सागर ढकाल और चौथा नाम धरान के मेयर हरकाज सपांग का था। जेनसी नेपाल के सोशल मीडिया पोल के मुताबिक ऑनलाइन वोटिंग में सुशीला कार्की को 58.9%, बालिन शाह को 32.1%, सागर ढकाल को 7.1% और हरकाज सपांग को 1.8% वोट मिले हैं। शीला कार्की के नाम का प्रस्ताव लगभग 4 घंटे तक चली वर्चुअल बैठक के बाद तय किया गया। सुशीला कार्की को रेस में सबसे आगे निकलने की वजह उनका भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा, नेपाल के किसी भी राजनीतिक दल से उनका कोई संबंध न होना। सुशीला कार्की की छवि एक निष्पक्ष और विश्वसनीय चेहरे के तौर पर बनी रही। वो नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला है। This is not the permanent government, this is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that. Our sovereignty is in threat. Our independency is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independency, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. नेपाल में जेनसी क्रांति के पीछे जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें एक नाम काठमांडू के मेयर बालिन शाह का भी है। बालिन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम पर अपनी सहमति दी है। बालिन शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुशीला कार्की के समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में नए चुनाव करवाएगी। इस अंतरिम सरकार का काम है चुनाव करवाना और देश को नया जनादेश देना। आपका ये प्रस्ताव अंतरिम सरकार चुनाव का नेतृत्व करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की जी जो पूर्ण समर्थन है। मैं आपकी समझ, विवेक और एकता का तहे दिल से सम्मान करना चाहता हूं। अब जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिस तरह से सेना ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया था, ठीक उसी पैटर्न पर नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ।
ठीक उसी तरह से अंतरिम सरकार का गठन भी किया जा रहा है। बांग्लादेश की तरह ही नेपाल में भी सेना पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सेना प्रमुख लगातार जिनसी से बात कर रहे हैं, सुशीला कार्की से मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलने के बाद उनके नाम पर मुहर भी लगने वाली है। सुशीला कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। सुशीला कार्की अगर नेपाल की प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज नेपाल में निष्पक्ष चुनाव कराना होगा, जेएनसी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा, नेपाल के हालात में सुधार करना होगा और इतना ही नहीं, नेपालियों को महंगाई और बेरोजगारी से निजात भी दिलानी होगी। नेपाल में हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे वहां नॉर्मल हो रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर लोगों के आने जाने के लिए अब इस सीमा को खोल दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही पर अभी रोक है, लेकिन लोग पैदल भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आ जा रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। नेपाल में हुई हिंसा के चौथे दिन बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सरकार बनाने की प्रक्रिया पर बातचीत चल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर वीरगंज के पास, और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। यहाँ भी अब लोगों को पैदल आने जाने दिया जा रहा है। कल तक पूरी तरह से ये बॉर्डर सील कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसे लोग जो नेपाल के नागरिक हैं उनको उनका आई कार्ड देखा जा रहा है और उनको जाने दिया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, कतार में जो लोग हैं ये इंडिया के लोग हैं